चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्लीटिबिलिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं। देखो, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं वो तो पॉलिनेशन था। ठीक है, उसके अपन ने टाइप पढ़ लिए थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये बात आती है कि सर जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तब वहाँ पर उनका जर्मिनेशन होना चाहिए और उसका फर्टिलाइजेशन होना चाहिए किसके साथ, एग सेल यानी ओव्यूल के साथ। अगर ये सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तो ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। बट इसके बीच में क्या होता है कि फ्लावर कुछ ऐसी एडेप्टेबिलिटी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके, या कभी कभी कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल और हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएट होती है जिसके थ्रू क्या होता है, कुछ इनकम्प्लीटिबिलिटी हो जाती है। अब इनकम्प्लीटिबिलिटी होती क्या है उसको अपन एक डेफिनेशन से लिखा है, ध्यान देखना है यहाँ पर। ठीक है, इनकम्प्लीटिबिलिटी को अपन क्या लिखा है, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, ठीक है, किसका फेलियर हुआ, फर्टिलाइजेशन का फेलियर हुआ बिटवीन फुल्ली फंक्शनल फर्टाइल मेल, यानी अगर फुल्ली फंक्शनल फर्टाइल मेल है और फीमेल गैमेट्स, यानी एन और एन का क्या हो चुका है, एक फेलियर हो चुका है किसका, फर्टिलाइजेशन का। इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटिबिलिटी। वापस सुन लो, इनकम्प्लीटिबिलिटी इज ए फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फुल्ली मैच्योर या फुल्ली फर्टाइल कह सकते हैं, मैच्योर कह सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटिबिलिटी। अब बात आती है सर ऐसा क्यों होता है या इसके कितने टाइप होते हैं। तो सुनो, अपनी किताब ने इसके दो टाइप बता रखे हैं। पहला है इंटर स्पेसिफिक। देखो, इंटर स्पेसिफिक, अगर एक जीनस की दो स्पीसीज जो होती है ना, ठीक है, उस दोनों स्पीसीज अलग अलग प्रकार के हो तो, ठीक है, देखना कहां पर क्या लिखा है, इनकम्प्लीटिबिलिटी अमंग डिफरेंट मेंबर ऑफ द स्पीसीज, यानी जो डिफरेंट मेंबर होते हैं स्पीसीज के उनके बीच में ऑफ अ जीनस। ठीक है, अगर ऐसा हो जैसे ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस का अगर हम क्रॉस करवाएं किसके साथ, ब्रेसिका रापा के साथ, तो इस प्रकार की इनकम्प्लीटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, या उस पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कौन कौन सी स्पीसीज ली, देखो ब्रेसिका, ब्रेसिका यहां तो सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी जो स्पीसीज है डिफरेंट मेंबर ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, ऑफ अ जीनस। स्पीसीज कौन कौन सी चेंज हुई, देखो कंप्रेस्टिस और रापा। अगर इसकी जगह कंप्रेस्टिस होता यानी रापा की जगह कंप्रेस्टिस होता, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है कि जो डिफरेंट मेंबर होते हैं स्पीसीज के जो एक जीनस के हैं, ठीक है, उनके बीच में इनकम्प्लीटिबिलिटी देखने को मिलती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम्प्लीटिबिलिटी कहते हैं। अब आता है सर इंट्रा स्पेसिफिक। अगर ऐसा हो जाए कि इंट्रा स्पेसिफिक हो तो क्या होगा, देख लो, इनकम्प्लीटिबिलिटी अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर सेम ही स्पीसीज के बीच में इनकम्प्लीटिबिलिटी पैदा हो जाती है, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है। क्यों होता है, इसका भी कारण है, कारण क्या हो सकता है वो अपन आगे देखेंगे अपन, लेकिन इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल क्या है, प्रीमूला, ठीक है, प्रीमूला के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये अपन ने देखा था, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में अपन ने ये देखा था कि सर प्रीमूला इस प्रकार से एडजस्ट हो रहा था कि उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हो रही है, खत्म हो रही है, उसमें स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स या कह सकते हैं एंथर जो था ना, उसकी एक लेंथ जो है वो ऊपर नीचे हो गई थी। उसके अंदर क्या हो रहा था, अपने आप ही एक ऐसी मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन बन रही थी जिसके थ्रू क्या हो रहा था कि सेल्फ पोलिनेशन की चांसेस कम हो जाए। अब बात आती है सर ऐसा क्यों होता है कि इनकम्प्लीटिबिलिटी होती है, तो अपने बनाए इसके कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट कह रहा है, इन प्लांट इनकम्प्लीटिबिलिटी इज फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी पोलन पिस्टल का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उसके बीच में एक इनकम्प्लीटिबिलिटी पैदा होती है। क्यों होती है, ठीक है, इसका आगे फैक्टर भी अपन लिखा है, सुन लो, ठीक है, मेन होती किसके कारण है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, जो है वो देखने को मिलता है जिसमें दोनों में से कोई एक, या तो पोलन या पिस्टल, ठीक है, एक ऐसा इंटरेक्शन करता है जिसके कारण सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर मे बी
साइकोलॉजिकल यानी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मेन दो ऐसे फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ दिस इज रेगुलेटेड बाय मल्टी एलील्स ऑफ अ जीन्स, ठीक है। ये रेगुलेट किसके द्वारा होता है? मल्टी एलील्स ऑफ जीन्स के द्वारा होता है। अब बात आती है सर व्हाट इज मल्टी एलील्स, तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एलील्स तुम जानते हो अच्छी तरीके से, जैसे लेंथ का एक एलील था कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी हम जानते थे ये तो था डोमिनेंट और ये था रेसेसिव। उसी प्रकार से, ठीक है, हम इस 12th में पढ़ेंगे मल्टी एलील्स, ठीक है। तो सुनना, मल्टी एलील्स के कारण ऐसा होता है, यानी जीन्स खुद एक ऐसा रेस्पॉन्सिबल या एक ऐसा इंटरेक्शन पैदा करती है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम हो जाए और क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाए। वैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वो अपने आप ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अब बात समझना, ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा चांसेस होते हैं फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, लेकिन इसके साथ साथ मल्टी एलील्स जीन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है मल्टी एलील जीन्स के कारण कुछ जेनेटिकली, ठीक है, चेंजेस आते हैं, उनको अपन डिफाइन करके देखते हैं अपन। ओके, देखते हैं अभी। अब देखिए कि अगर इनकम्प्लीटिबिलिटी अगर किसी जीनोटाइप के कारण होती है, तो अगर ये जीनोटाइप है किसका ये भी देखना पड़ेगा। अगर वो पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेटोफाइट्स का है तो उसका एक नाम होगा, ठीक है, वो अपन नाम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखना, इफ द डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है, ऑफ इनकम्प्लीटिबिलिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जीनोटाइप, यानी अगर डिटर्मिनेशन और रेगुलेशन, ठीक है, किसके कंट्रोल में है? जीनोटाइप के कंट्रोल में है। कौन से जीनोटाइप? मेल गैमेटोफाइट, जिसको अपन कहते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक इनकम्प्लीटिबिलिटी। वापस सुन लो, व्हेन द इनकम्प्लीटिबिलिटी इज डिटर्मिनेशन और रेगुलेशन, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन्स। अगर ऐसा है कि इसका जो इनकम्प्लीटिबिलिटी का डिटर्मिनेशन और जो रेगुलेशन है वो किसके कंट्रोल में रहता है? मेल गैमेटोफाइट के कंट्रोल में रहता है, तो हम उसको एक नया नाम देते हैं, क्या? गैमेटोफाइटिक इनकम्प्लीटिबिलिटी। बट अगर यही ऐसा हो कि पोलन ग्रेन्स की को बनाने वाली जो स्पोरोफाइट सेल्स थी, कौन सी सेल? स्पोरोफाइट सेल थी, अगर वो उसके कंट्रोल में हो तो हम इसको कहेंगे स्पोरोफाइटिक इनकम्प्लीटिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन अपन लिखिए, ध्यान देना। In contrast to it, if it is the under the control of the gametophyte of sporophytic tissue, यानी कि कौन से टिश्यू? स्पोरोफाइटिक टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं वो लिखा अपन ने, फ्रॉम विच पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, यानी जिससे पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इट इज टर्म एज स्पोरोफाइटिक इनकम्प्लीटिबिलिटी। तो ये तो अपन ये देख लिया कि इनकम्प्लीटिबिलिटी के टाइप होने के साथ साथ वो किससे कंट्रोल होती है, और जिससे कंट्रोल होती है उसके नाम उसके अकॉर्डिंग आ गए। वापस देख लो, अगर ये गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं गैमेटोफाइटिक इनकम्प्लीटिबिलिटी। अगर गैमेटोफाइट की कौन सी सेल स्पोरोफाइटिक टिश्यू कंट्रोल कर रही है तो नाम देते हैं स्पोरोफाइटिक इनकम्प्लीटिबिलिटी। ओके, अब बात आती है सर कि इनकम्प्लीटिबिलिटी होने के इसके अलावा भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखा अपन ने, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी इन प्लांट फॉलोइंग रिजल्ट आर सीन, यानी अगर सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी होती है तो हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रिजल्ट हो सकते हैं? पहला नंबर देखो, लैक ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी जो पोलन ग्रेन है वो बहुत कम जर्मिनेट होते हैं। किसके ऊपर? एक स्टिग्मा के ऊपर। ये बात समझ लो कि अगर स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंच तो गया, ठीक है, अब वो पहुंचा लेकिन वहां पर जर्मिनेशन कम हुई। मान लीजिए 20-30 एक स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंच गई, उसमें से एक भी जर्मिनेट होने लायक नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? लैक ऑफ जर्मिनेशन इन इज पोलन ग्रेन्स। दूसरा, फेलियर ऑफ द पोलन ट्यूब टू ग्रो, मतलब अगर पोलन ट्यूब, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर कि जैसे ये स्टिग्मा, ये स्टाइल,
ठीक है। यहाँ पोलन ग्रेन, पहला बोला कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होता, यानी इससे पोलन ट्यूब नहीं निकलती, ठीक है। तो ये तो कौन है, पोलन ग्रेन। अगर जर्मिनेट नहीं होता तो ये हो गया। अब बात आती है ये जो पोलन ट्यूब निकल रही है, क्या निकलती है इससे, पोलन ट्यूब निकल रही है। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो यहां से लेकर ओवरी तक पहुंचती ही नहीं है, तो क्या लिखा, फेलियर ऑफ द पोलन ट्यूब टू ग्रो, यानी ग्रो नहीं करती। अगला, फेलियर ऑफ पोलन ट्यूब टू रीच द राइट पैलेस, मतलब अगर वो ओवरी तक ना पहुंच पाई, ओवरी तक ना पहुंच पाई, वो दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ओव्यूल है, ठीक है, ये यहाँ ना पहुंच करके वो यहीं तक पहुंच जाती है, यानी राइट प्लेस पर ना पहुंचे। अगला, अगर पहुंच जाती है सही जगह पर तो क्या होता है देखना, ब्रस्टिंग ऑफ द पोलन ट्यूब टू रीच द राइट प्लेस, यानी राइट प्लेस पर जाने पर मान लीजिए ये यहाँ से ही ये यहाँ तक पहुंच गई, यानी ये माइक्रोपाइल की तरफ ग्रो करती है, ग्रो करके यहाँ एंट्री करने से पहले ही क्या हो जाती है, ब्रस्टिंग हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में इसके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो ये भी बोला कि राइट प्लेस पर पहुंचने के बाद भी क्या हो जाए, ब्रस्ट हो जाए। अगला, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू गैमेट्स, यानी इसके जो मेल गैमेट्स हैं वो इसके पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल के साथ फ्यूज होते हैं। ये अपन फर्टिलाइजेशन में आगे पढ़ेंगे। बात बोल रहा है कि अगर ये जो गैमेट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से फ्यूज होने पर फेल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सुन लो, इनकम्प्लीटिबिलिटी ये 5 ऐसे पॉइंट है जिसके थ्रू भी हो सकती है। तो अब सुनना, ये 5 पॉइंट भी वही है, या तो फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल अपन को सामने आ रहे हैं कि ये फिजियोलॉजिकल कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसके थ्रू हमें ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, इनकम्प्लीटिबिलिटी कहते हैं। अब आता है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को अपन देख लेते हैं। ओके, अब आता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये बात आप पहले से जानते थे। अब बात आती है सर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस ये होते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं उसके बाद वहाँ पर उनको चिपकना होता है। तो जो स्टिग्मा होती है वो काफ़ी फैट या ऑयली टाइप के नेचर की होती है जिसके कारण वो आसानी से वहाँ चिपक जाते हैं। और फैट और ऑयली नेचर को वो एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद पोलन ग्रेन्स क्या होता है, जर्मिनेट होता है। अब ऐसी कंडीशन में जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो उससे एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको अपन कहते हैं पोलन ट्यूब। वापस सुनो, पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा तो क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब अब वो स्टाइल के अंदर एंट्री करना चालू कर देगी। अब स्टाइल के अंदर एंट्री करना चालू करती है उससे पहले अपन ऐसा करते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जब जर्मिनेशन होता है पोलन ट्यूब का, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इसमें मैंने डेफिनेशन बनाई है, ध्यान रखना, ठीक है। डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले किसने बताया फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फर्स्ट स्टडीड बाय स्ट्रॉसबर्गर 1884। किसने, स्ट्रॉसबर्गर ने। कौन सी प्लांट में, लीलियम प्लांट के अंदर इसको सबसे पहले शो किया था, ठीक है। इसको याद रखना, वापस सुन लो। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशंस याद हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले स्टडी इसके बारे में किसने की, स्ट्रॉसबर्गर ने। ईयर याद रहता नहीं रहता उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन से प्लांट में की, लीलियम प्लांट के अंदर की, ठीक है। ओके, अब आते हैं कुछ स्टेप होते हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। पहला स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, ठीक है। फिर है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी, ठीक है। थर्ड आता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। और फोर्थ आता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, या कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन उसका पहला स्टेप क्या देखना, पहला स्टेप कह रहा है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। पहला मैं वापस बता रहा हूं तुम्हें कि जब स्टिग्मा
पर कोई पोलन ग्रेन पहुंचता है, ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर जर्म पोर होते हैं। क्या होते हैं? जर्म पोर। अब तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि पोलन ग्रेन्स के अंदर जर्म पोर कितने होते हैं, जनरली कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये बात अपने पहले चैप्टर में पढ़ ली थी अपने। ओके, अब इससे एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको अपन कहते हैं पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब जो है वो किसके अंदर एंट्री कर जाती है? स्टाइल के अंदर एंट्री कर जाती है। तो अपन वापस सुन लो कि जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये अपर पोर्शन क्या कहलाता है? जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन पहुंचे हैं उनको या तो थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन चाहिए ताकि ये अब अपना जर्मिनेशन कर सकें। तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर फैट्स या उसके ऊपर सुगरी सब्सटेंस होते हैं जिसको एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन्स क्या करता है? जर्म पोर से एक पोलन ट्यूब निकालता है और ये पोलन ट्यूब किसके अंदर एंट्री कर जाती है? स्टाइल के अंदर एंट्री कर जाती है। तो अपन देख लेते हैं इसको। देखो कि ये जो पीरियड, ठीक है, जिसके थ्रू ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हुआ और उसे पोलन ट्यूब बनी, उसको अपन कहते हैं जर्मिनेशन पीरियड। क्या कहते हैं? जर्मिनेशन पीरियड। ओके, देखते हैं। टाइम टेकन बाय द पोलन ग्रेन्स आफ्टर लैंडिंग ऑन द सरफेस अप टू इट्स जर्मिनेशन, यानी लैंडिंग करने से लेकर उसके जर्मिनेशन तक का जो समय होता है उसको अपन कहते हैं नोन एज जर्मिनेशन पीरियड। वापस सुन लो, अगर ये पूछ लिया जाए व्हाट इज जर्मिनेशन पीरियड? द जर्मिनेशन पीरियड इज टाइम टेकन बाय द पोलन ग्रेन्स आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन पीरियड। अब देख लेते हैं कि क्या होता है ज्यादातर, ठीक है, देख लेते हैं अपन। हम जानते हैं ये पोलन ग्रेन की इंटाइन होती है, ठीक है, उसके बाद में एक्साइन, ओके। अब देखो ये तो है इस पोलन ग्रेन की इंटाइन, और बाहर वाली को क्या कहते हैं? एक्साइन। और साथ में हमें ये जो नजर आ रहा है 1, ठीक है, इसको मैं इंडिकेट करता हूं दूसरे कलर से, 1, 2 और 3, ये क्या है? ये है जर्म पोर। अब इस जर्म पोर से क्या निकलती है? एक पोलन ट्यूब निकलती है। अब बात होती है सर अगर एक पोलन ग्रेन से सर एक पोलन ट्यूब ही निकले, जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है, तो उसको कहते क्या है? उसको अपने नाम दिया मोनोसिफोनस, ठीक है। मतलब क्या सुनना? ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन द इंटाइन कम्स आउट थ्रू जर्म पोर, ठीक है। इंटाइन क्या होती है? जर्म पोर के थ्रू क्या होती है? बाहर आती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब एंड एंटर इनटू द स्टाइल। ये मैंने तुम्हें आपको यहाँ बताया कि इंटाइन जो है वो एंट्री कर जाती है किसके अंदर? स्टाइल के अंदर, और वो क्या बना लेती है? एक पोलन ट्यूब बना लेती है। अब पढ़ लेते हैं। जनरली ओनली 1 पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पोलन ग्रेन, यानी एक पोलन ग्रेन से सिर्फ एक पोलन ट्यूब भी जर्मिनेट होती है। सच टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर नोन एज मोनोसिफोनस। मोनोसिफोनस, यानी मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। आप इस बात को जानते हो अच्छी तरीके से, यानी अगर एक पोलन ग्रेन से सिर्फ एक पोलन ट्यूब ही निकलती है तो उसको अपन कहते हैं मोनोसिफोनस। अगला देखते हैं अपन, अगर ऐसा न हो करके कुछ कंडीशन चेंज हो जाए तो क्या होगा? पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मोर देन 1 पोलन ट्यूब, अगर उसमें एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकल जाती, मैं यहां बता रहा हूं, जैसे एक यहां निकल गई, एक और यहां निकल गई, ठीक है, ये भी पोलन ट्यूब हो गई। ऐसी कंडीशन में इसको अपन कहते हैं पॉलिसिफोनस या पॉलीसिफोनस। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी मोर देन 1। तो आप सुन लो कि ज्यादातर क्या होता है? एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलती है, उसको अपन कहते हैं मोनोसिफोनस, और अगर एक से ज्यादा निकल जाए तो उसको अपन कहते हैं पॉलीसिफोनस।
ओके, ये किस किस के अंदर होता है? इसका एग्जांपल है मेंबर ऑफ फैमिली, कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी। ठीक है, वापस नाम पढ़ के बताता हूँ। क्या नाम है इसका? कुकुरबिटेसी, और इसका नाम क्या है? मालवेसी। मालवेसी और कुकुरबिटेसी दो ऐसी फैमिलीज हैं जिनके मेंबर्स पॉलीसिफोनस टाइप की पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं, यानी उनके पोलन ग्रेन के अंदर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, हालांकि वो आगे जाकर के फ्यूजन के होने के तक वो सिर्फ एक ही रहती है, हालांकि जर्मिनेट दो करती है, सुनना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो जर्मिनेट होने के बाद वो दो के साथ जाकर फ्यूज कर देगी ना, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर होता क्या है, वो जर्मिनेशन तो हो जाता है लेकिन एक की ग्रोथ स्टाइल के अंदर रुक जाती है। किसके अंदर? स्टाइल के अंदर रुक जाती है, और उसमें से सिर्फ एक ही आगे जर्मिनेट हो पाती है, या कह सकते हैं ग्रोथ कर पाती है। अब सुनो, हम जानते हैं कि जो पोलन ट्यूब है वो कहां तक ग्रोथ करेगी? वो करेगी ओवरी तक। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ओवरी जो है वो काफी अंदर होती है, यानी उनकी जो स्टाइल होती है वो काफी लंबी होती है। तो द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ स्टाइल। आप सुन लो, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ स्टाइल। ठीक है, इसी के कारण देखो, in maize plant length of pollen tube is up to 450 mm, यानी उसकी जो स्टाइल ज्यादा लंबी होने के कारण इनकी पोलन ट्यूब भी क्या होती है? काफी लंबी होती है। कितनी हो सकती है? 450 mm हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट इसका बी पॉइंट कह रहा है अपन को ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, तो अपन यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब स्टाइल में ये स्टिग्मा के बाद अब ये पाथ है। ठीक है, स्टिग्मा, उसके बाद में स्टाइल, मतलब इस स्टाइल के अंदर, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर से जब ये पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब जो निकलेगी अंदर से, ठीक है, उसके अब इसके अंदर ऐसा कौन कौन सा चेंजेस होना है जिसके थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो आसानी से स्टाइल के अंदर जर्मिनेट हो जाए, या कह सकते हैं अपनी ग्रोथ कर पाए। उसके लिए कुछ प्लांट में एडेप्टेशन होता है और सभी प्लांट एक जैसा वर्क नहीं करते, यानी ये जो स्टाइल है सभी प्लांट्स की एक जैसी नहीं होती। तो अपन ने इसको लिखा क्या है, सुनो पहले। The growth of pollen tube mainly depend on the internal structure of style। मैंने अभी आपको बोला कि स्टाइल के अंदर की जो स्ट्रक्चर होगी वो डिपेंड करेगी कि कौन कौन से प्लांट्स में या किस किस प्लांट में कैसा अडेप्टेशन हुआ है। एग्जांपल के तौर पर अपन ले लेते हैं, इसका जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट मैं बना रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना। पहला पॉइंट मैंने बनाया है इन लिलियम एंड राइबस, लिलियम एंड राइबस द स्टाइल इज होलो, यानी स्टाइल कैसी होती है? बिल्कुल खोखली होती है। ठीक है, अब पोलन ट्यूब तो मैंने हटा रहा हूं, यहां मैंने इसको क्या बनाया है? बिल्कुल ही होलो बनाया है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल ही कैसी है? खोखली है। अब तुम जानते हो खोखले होने पर जब ये पोलन ट्यूब यहां से निकलेगी, ठीक है, तो उसको कुछ जर्मिनेशन के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना, या उसकी ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन की बात नहीं करें, जर्मिनेशन हो चुका है, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, या उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। जैसे सुना, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कौन से देख तो द कैविटी ऑफ दिस होलो स्टाइल रिमेन फिल्ड विद म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, यानी इसके अंदर म्यूसिलेज टाइप के क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यानी जो सब्सटेंस है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, यानी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वापस सुन लो, लिलियम और राइबस प्लांट्स की स्टाइल कैसी होती है? होलो होती है। उसके अंदर कुछ सब्सटेंस भरे होते हैं, कुछ सब्सटेंस का नाम म्यूसिलेज सब्सटेंस, इसका नाम दिया म्यूसिलेजस सब्सटेंस। ठीक है, क्या करते हैं ये सब्सटेंस? ये स्टिमुलेट करते हैं पोलन ट्यूब के ग्रोथ को। अगला चलते हैं इन मेजॉरिटी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन इसका।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स द स्टाइल इज सॉलिड इनसाइड, यानी बहुत ज़्यादा अधिकतर प्लांट्स की जो स्टाइल होती है, फ्लावर की जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। इन सच प्लांट द टिश्यू प्रेजेंट इन इट्स सेंट्रल रीजन गेट डीजनरेटेड, यानी यहाँ पर डीजनरेटेड होता है क्या, बाय द एक्शन ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम। तो सुनो क्या होता है कि अधिकतर प्लांट्स में ये जो स्टाइल है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। अब बात आती है सर ये पोलन ट्यूब इसके अंदर से कैसे निकलेगी, तो क्या होता है कि जैसे ही पोलन ट्यूब बनना चालू होती है उसके साथ साथ एक एंजाइम बन जाता है जिसका नाम क्या है, पैक्टिनेज एंजाइम होता है। अब हम जानते हैं पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, ये आगे वाली सेल को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, डीजनरेट करता जाएगा, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन में जहां जहां से पोलन ट्यूब आगे की तरफ निकलेगी, ठीक है, वहां पर टिश्यू क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कौन से एंजाइम्स के द्वारा, पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा। वापस समझ गए ना, ठीक है। मेजॉरिटी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सॉलिड स्टाइल होती है, बट उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या होता है, पैक्टिनेज एंजाइम, ठीक है, जो क्या कर देता है, उन टिश्यू को डीजनरेट कर देता है या वहां से हटा देता है। ओके, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपन को क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट अपन को कहता है इन सम प्लांट लाइक ओनिस्थेरा, ठीक है, ओनिथेरा एंड पेटूनिया, ठीक है, द पोलन ट्यूब ग्रोस पासिंग थ्रू द इंटरनल सेलुलर स्पेसिस, यानी इंटरनल सेलुलर स्पेसिस के अंदर से ग्रो करती है। सुनो कैसे, एग्जांपल के तौर पर यहां देखना कि अगर ये स्टाइल है, ठीक है, इसमें ये सेल है, ये सेल है, ये काफी सारी सेल्स है, ठीक है। अब क्या होता है, इनके बीच में ये जो इंटर सेलुलर स्पेस है, यानी सेल के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टाइल। पोलन ट्यूब ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द ओवरी, यानी ये तो बात करते हैं कि हमेशा किसके थ्रू, ये ओवरी की तरफ बढ़ती है इन स्पेसेस के द्वारा, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट अपन को कहता है, ये पॉइंट है, इसको अपन अलग कर देते हैं। अलग क्यों किया अपन ने, सुनो कि पोलन ट्यूब हमेशा किसकी तरफ मूवमेंट करती है, ओवरी की तरफ मूवमेंट करती है या ग्रो करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन को कह रहा है कि द कीमोट्रोपिक फैक्टर प्रेजेंट इन द स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है, यानी कुछ कीमोट्रोपिक फैक्टर, ठीक है, यह नाम सुनना, ठीक है, कीमोट्रोपिक, CHEMOTROPIC, कीमोट्रोपिक में कीमो वर्ड जो आया है वो आया केमिकल से, किससे आया है, केमिकल से। इसका मतलब क्या होता है कि कीमोट्रोपिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं या कीमोट्रोपिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं किस में, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, जो डिटरमाइन करते हैं द डायरेक्शन ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। वापस सुन लो, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं कीमोट्रोपिक फैक्टर, ठीक है। ये केमिकल क्या करते हैं, ये केमिकल पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो ओवरी की तरफ ही हो, ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं। वापस सुन लो, इसमें मेन पॉइंट कौन सा होता है, पोलन ट्यूब ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द ओवरी। तो ये तो हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट। चलो अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंटर ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल, यानी पोलन ट्यूब ओव्यूल में किस प्रकार एंट्री करती है। इससे पहले अपन ने ये भी देख लिया था, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ये दो टॉपिक पूरे हो चुके थे। और थर्ड टॉपिक आ रहा है कि पोलन ट्यूब जो है वो किस प्रकार से एंट्री करती है, किसमें, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। इट इज मेनली 3 टाइप, कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा है, पोरोगेमी। पोरोगेमी देख लेते हैं अपन, इसकी लैंग्वेज सुनना पहले, ठीक है। पोरोगेमी, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर इन द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड, कह सकते हैं, या माइक्रोपाइल, ठीक है, इट इज टर्म एज पोरोगेमी। कैसे होता है देख लो, फॉर एग्जाम्पल
ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल के अंदर आपको यहाँ पर एक एंटीपोडल सेल नजर आ रही है, देख लो, इसका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, एग सेल। और ये क्या है, साइनरगिड्स। इस बार ये जो माइक्रोपाइल एंड है, इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ से कौन एंट्री कर रही है, एक पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है। तो इसने हमने इसको क्या नाम दे दिया, पोरोगेमी। द पोरोगेमी इज द टाइप ऑफ pollen tube entry in the ovule, ठीक है, where the pollen tube enters towards the micropyle। इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से अगर pollen tube एंट्री करती है तो उसको अपन नाम क्या देते हैं, पोरोगेमी। ओके, सेकंड आता है, या इसका एग्जांपल देख लेते पहले। दिस इज द जनरल मेथड फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, यानी यह एक ऐसा जनरल मेथड है जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यानी बहुत सारे प्लांट्स में इस तरीके का पोलन ट्यूब एंड एंट्रेंस देखने को मिलता है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, जिसका नाम है चेलेजोगेमी। अब आप जानते हो कि जैसे ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल का इस एंड को क्या कहते हैं, चैलेजल एंड कहते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है देखना, इस बार एक पोलन ट्यूब चैलेजल एंड से एंट्री करती है जो इंटेगमेंट के और एम्ब्रियो सैक की वॉल के बीच में से ग्रोथ करती हुई किसकी तरफ आती है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ आती है और एंट्री करती है किसमें, ओव्यूल में। तो इसमें अपन को नाम क्या देना पड़ेगा, चैलेजल एंड से क्या नाम आया, चैलेजोगेमी। अपन ने क्या लिखा है देख लो, व्हेन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इज थ्रू द चैलेजल एंड। इस बार किस एंड से हो रहा है, चैलेजल एंड। इट इज नोन एज चैलेजोगेमी। एग्जांपल के तौर पर कैसुरिना, जुगलस और बिटुला। इसका एग्जांपल याद रखना, कैसुरिना, जुगलस और बिटुला, ये तीन ऐसे प्लांट हैं जिसमें पोलन ट्यूब चैलेजल एंड से एंट्री करती है किसकी तरफ, ओव्यूल की तरफ, और वापस वो आएगी किसकी तरफ, माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब थर्ड नंबर चलते हैं, इसका नाम है मीसोगेमी। अब मीसोगेमी में क्या होता है उसका अपन डायग्राम बना के देख लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, अगर एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल का ये तो हो गया आउटर इंटेगमेंट, इस तरफ ये एक और आउटर इंटेगमेंट हो गया। इस बार ये हो गया एम्ब्रियो सैक। अब इसकी सेल्स देख लेते हैं कौन कौन सी सेल्स होती है, ठीक है। सेल्स इसमें भी बना लेते हैं, एंटीपोडल सेल, उसके बाद में पोलर न्यूक्लियाई, उसके बाद में एग सेल, इस पर में बना लेते हैं। ये तो हो गया एंटीपोडल सेल, ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई और ये हो गया एग सेल। साइनरगिड्स को अपन एक अलग कलर से बताते हैं, ये साइनरगिड्स हो गई, ठीक है। इसमें यहाँ पर अपन ने ये साइनरगिड्स बना दी। ओके, अब सुनो, इस बार जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब इसको भेजती हुई यानी इंटेगमेंट को भेजती हुई, ठीक है, एंट्री करती है माइक्रोपाइल की तरफ, और माइक्रोपाइल एंड से ही एंट्री करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इस बार एंट्री स्टार्टिंग कहां से हुई है, ठीक है, इंटेगमेंट से। नाम लिखते हैं अपन इसको, ये क्या है, इस बार इंटेगमेंट से क्या कर रही है, वो एंट्री कर रही है। तो इसमें अपन को नाम क्या दिया, मीसोगेमी। तो ये ध्यान रखना, अगर ये बराबर बीच में से, मीसो का मतलब क्या हुआ, इंटेगमेंट का बराबर बीच वाला पार्ट, ठीक है, बीच वाला पार्ट से एंट्री करती तो उसको अपन कहते हैं मीसोगेमी। तो आप सुन लो, इट इज टर्म एज मीसोगेमी। एग्जांपल के तौर पर कुकुरबिटा और पोपुलस किसका एग्जांपल है, इंटेगमेंट की तरफ से एंट्री करने वाली पोलन ट्यूब, जिसका नाम क्या होता है, मीसोगेमी। तो आप इस देख लेते हैं, तीन टाइप क्या है, पहला पोरोगेमी, दूसरा चैलेजोगेमी और तीसरा मीसोगेमी, ठीक है। वापस देख लेते हैं, पोरोगेमी में एंट्री कहाँ से होती है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से होती है। चैलेजल या चैलेजोगेमी में क्या होता है, चैलेजल एंट्री एंड से क्या करता है, पोलन ट्यूब एंट्री करता है। या अगर इंटेगमेंट से की तरफ से पोलन ट्यूब एंट्री करती है, उसको अपन कहते हैं मीसोगेमी, ठीक है। कैसुराना, जुगलस और बेटुला किसका एग्जाम्पल है, चैलेजोगेमी का एग्जाम्पल है। और कुकुरबिटा और पोपुलस किसका एग्जाम्पल है, मीसोगेमी का एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, पोरोगेमी होता है। तो ये तो हो गया कि पोलन ट्यूब किस प्रकार से एंट्री करती है, किसमें, ओव्यूल के अंदर। अब आता है कि सर ये तो एंट्री करने का प्रोसेस हो गया, अब जब एंट्री
करती है पोलन ट्यूब तब, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसमें हेल्प करती है, या जो पोलन ट्यूब अपने मेल गैमेट्स हैं वो जब इसमें स्प्रेड या कह सकते हैं छोड़ती है, ठीक है, तब कौन कौन सी न्यू स्ट्रक्चर बनती है ताकि फर्टिलाइजेशन इजी हो सके, ये अपन देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं। इसका डी पॉइंट जो है वो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रही है, और ओव्यूल में किसके अंदर एंट्री कर रही है, वो एंट्री कर रही है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब बात आती है एम्ब्रियो सैक में भी जो एंट्री करने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइलर एंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पाथ। यानी मैंने क्या कहा था तुम्हें कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तो पोलन ट्यूब आएगी ही आएगी, ये तो फिक्स है, लेकिन माइक्रोपाइलर पाथ के बाद की बात करें वहां पर वो अलग अलग पाथ ले सकती है। पहला पाथ कौन सा हो सकता है, थ्रू द स्पेस बिटवीन एग सेल एंड साइनर गिड्स, यानी एग सेल और साइनर गिड्स के बीच में से वो एंट्री कर सकती है, ठीक है। किस साइनर गिड, दो साइनर गिड होती है, उनमें से किसी एक साइनर गिड के बीच में से एंट्री कर सकती है। इसका डायग्राम अपन देख लेते हैं। देखो, अब सिर्फ मैं एम्ब्रियो सैक का ही डायग्राम बना रहा हूं कि अगर ये एक एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ध्यान देना, इस बार एंटीपोडल सेल यहां बनाते हैं, तो ये तो बन गई इसकी एंटीपोडल सेल 1, 2 और 3, ये उसकी न्यूक्लियस हो गई, ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब सुनना, एग सेल को मैं रेड कलर से बता रहा हूं, ठीक है। अब तुम जानते हो कि साइनर गिड्स जो होती है वो एक यहां होती है और एक यहां पर होती है, दोनों साइड होती है। अब ये कह रहा है कि अगर पोलन ट्यूब जो है वो एंट्री कर रही है बिटवीन एग सेल, तो ये रहा एग सेल, ठीक है, लिख देते हैं अपन इसको, ये तो हो गई ये और ये, ठीक है, ये क्या हो गई साइनर गिड, और ये क्या हो गई एग सेल। इस बार एग सेल और साइनर गिड के बीच में से अगर पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है तो पहला पाथ तो ये हो गया, ठीक है। वो एक्चुअल में यहां तक एंट्री नहीं करती, वो यहीं तक एंट्री करती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में वो मेल गैमेट को स्प्रेड कर देती है, या कह सकते हैं जो सेंट्रल सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करा देती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है किस किस के बीच में, एग सेल और साइनर गिड्स के बीच में। पहला पाथ तो ये हो गया। अब कह रहा है थ्रू द स्पेस बिटवीन द वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड वन साइनर गिड। कैसा, देख लेते हैं इसको भी डायग्राम बना करके। देखो कि अगर बनाते अपन ये बन गया एक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में सेल बना लेते हैं पहले अपन, ये तो हो गई एग सेल, ये हो गई पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गई एंटीपोडल सेल, ठीक है। अब ऐसा बनाते हैं अपन इसको साइनर गिड्स को, ये बन गई साइनर गिड्स, ये बन गई साइनर गिड्स, ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि अगर पोलन ट्यूब जो है ना वो एम्ब्रियो सैक की वॉल, ये रही, ठीक है, ये आ गई वॉल, ठीक है, और ये क्या हो गई साइनर गिड्स। तो साइनर गिड्स के बीच में से और एम्ब्रियो सैक की वॉल के बीच में से अगर वो एंट्री करती है, ठीक है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, एक और नया पाथ कहते हैं, या कह सकते हैं दूसरा पाथ कह सकते हैं। तो पहला पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया, ठीक है। पहला पाथ किस किस के बीच में था, एग सेल और साइनर गिड्स के बीच में था। दूसरा पाथ किस किस के बीच में, वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड साइनर गिड्स के बीच में। ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है, जरूर नहीं कि वो वहां पर हो, ठीक है। ये भी साइनर गिड्स है और ये भी वॉल है, ठीक है। ऐसा जैसे देखो इन दोनों एम्ब्रियो सैक में क्या एग सेल और साइनर गिड्स के बीच में, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता था, ये अपन ने एक साइड से बताया है। अब आ जाता है बाय पासिंग वन ऑफ द साइनर गिड्स, यानी साइनर गिड्स दोनों में से किसी एक साइनर गिड्स को भेजती हुए, ठीक है। कैसे देख लेते हैं, एम्ब्रियो सैक, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल, ठीक है। साइनर गिड्स बनाते हैं,
ओके, अब ये कह रहा है किसी एक साइनर गिट्स को भेजती हुई अगर वो एंट्री करती है, ठीक है। तो आप सुन लो, ये है पोलन ट्यूब, ये अगर पोलन ट्यूब एंट्री करती है, सुन लो, ठीक है, 3 पाथ हैं, वापस देख लो कौन कौन से पाथ, बिटवीन एग सेल एंड वन साइनर गिट्स, बिटवीन वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड वन साइनर गिट्स, ठीक है, एंड द पासिंग वन ऑफ द साइनर गिट्स, यानी एक किसी एक साइनर गिट्स को भेजती हुई। ये 3 पाथ हो सकते हैं जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करने वाली है। यहां पर अपन को एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब ज्यादातर जैसे ये बीच ये वाला मेथड होता है, इस मेथड में क्या होता है कि दोनों में से एक साइनर गिट डीजनरेट हो जाती है और वो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है जिसके थ्रू अब पोलन ट्यूब आसानी से एंट्री कर पाती है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो वो अपन 3 स्टेप देख लेते हैं अभी, ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले अपन। चलो अब इसका 4th पॉइंट देखते हैं अपन। 4th पॉइंट अपन को ये कह रहा है कि एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। इसमें अपन ने ये पढ़ लिया कि कितने टाइप से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करती है, बट ये कंप्लीट कैसे होता है उसको अपन और 4 स्टेप में देख लेते हैं। इसके लिए अपन क्या लिखा है, ध्यान रखना, द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक इज कंप्लीटेड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। इससे पहले अपन ऐसा करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में इस स्टेप को अपन पढ़ेंगे। तो डायग्राम में देखना आप कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, इसमें अपने पास सबके नाम लिखते हैं। देखो ये तो हो गई, ये तो हो गई सेल्स, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी सेल। और साइनर गिट्स को अपन इस कलर से बता रहे थे, तो इसी कलर से बता देते अपन। ओके, अब सबके नाम लिखते हैं। देखो ये दोनों तो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये और ये तो है साइनर गिट्स। ये कौन है, एग सेल। ये कौन है, एंटी पोडल सेल। इसको अपन कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे एम्ब्रियो सैक। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक की सेंट्रल सेल है। ओके, अब अपन देखते हैं कि सर ये जो स्टेप है, इस स्टेप में हो क्या रहा है, ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप अपन को ये कहेगा कि दोनों साइनर गिट्स में से एक साइनर गिट्स क्या हो जाती है, डीजनरेटेड हो जाती है, ठीक है, यानी वो निष्प्रभावी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे देखो, मैं इन दोनों में से किसी एक को डीजनरेट कर रहा हूं कि जैसे ये डीजनरेट होती है, यहां कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनने पर ये क्या हो गई, तो पहले तो मैं ही लिख रहा हूं डीजनरेटिंग साइनर गिट्स। देखो ये हो गई डीजनरेटिंग साइनर गिट्स, ठीक है। इससे एक स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर अपन को कहेंगे क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बना, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो 2 साइनर गिट्स थी उसमें से एक साइनर गिट्स क्या हो गई, डीजनरेटेड हो गई, ठीक है। इससे एक स्ट्रक्चर बन गई जिसमें क्या हो गया, एक फिलीफॉर्म एपरेटस बन जाता है। तो पहला स्टेप अपन को ये कहेगा कि पोलन ट्यूब की एंट्री करने से पहले, ये जब ये पोलन ट्यूब यहां पर आती है, ठीक है, तो अपन ये लिख देते हैं यहां पर, ये तो हो गया पोलन ट्यूब। उस समय इसके पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं,
क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इसको अपन यहां लिख देते हैं, यहां जगह नहीं अपने पास। ये दोनों क्या है, ये दोनों है मेल गैमेट्स। ठीक है, तो जब इसके पास दो मेल गैमेट्स बनते हैं, अब ये जब एंट्री करने वाली हो तो उससे पहले साइनरगिड्स क्या होगी, डीजनरेट होगी। पहला पॉइंट देखना इस पर। ठीक है, वन ऑफ द साइनरगिड्स गेट डीजनरेटेड बिफोर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। समझ गए अच्छी तरीके से कि क्या हुआ कि पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने से पहले क्या हुआ, दो साइनरगिड्स में से एक साइनरगिड्स क्या हो गई, डीजनरेटेड हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जनरली द पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द स्पेस इन द टू साइनरगिड्स एंड जनरली आफ्टर ट्रेवलिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस एंटर द फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ द डीजनरेटेड साइनरगिड्स। क्या बोला कि दो साइनरगिड्स में से एक साइनरगिड्स के बीच का जो स्पेस है, यानी दो साइनरगिड्स के बीच का जो स्पेस है, उसमें से पोलन ट्यूब एंट्री करती है। ठीक है, एंट्री करने पर जो डीजनरेटेड साइनरगिड्स के फिलीफॉर्म एपरेटस है वो उसको क्या करते हैं, वो उसमें हेल्प करते हैं, या कह सकते हैं उसके थ्रू वो एंट्री करती है। वापिस देख लो, शॉर्ट डिस्टेंस में एंट्री करने पर फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ द डीजनरेटेड साइनरगिड्स, ठीक है, क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं। अब सुनो कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, यानी इस साइनरगिड्स का जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर मेल गैमेट्स को स्प्रेड कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा, इससे पहले तो अपन ऐसा करते हैं कि अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, देखना कि ये जो दो मेल गैमेट है, ठीक है, अगर ये एंट्री कर जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो देखना, आफ्टर एंटरिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनरगिड्स द टर्मिनल और सब टर्मिनल पार्ट ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक है, डेवलप अ पोर थ्रू विच द बोथ ऑफ द मेल गैमेट्स एंड सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर रिलीज्ड इन द डीजनरेटेड साइनरगिड्स। क्या हुआ कि इसका जो साइटोप्लाज्म था, साइनरगिड्स का जो साइटोप्लाज्म था, उसके अंदर जो पोलन ट्यूब का टर्मिनल पार्ट है वो क्या हो जाता है, वो एक पोर क्रिएट करता है, या एक छेद के थ्रू दोनों मेल गैमेट्स, ठीक है, साथ में कुछ मात्रा में अपना साइटोप्लाज्म भी रिलीज कर देता है, किसके अंदर, डीजनरेटेड साइनरगिड्स के अंदर रिलीज कर देता है। वापिस देख लेते हैं, वापिस सुन लो, पोलन ट्यूब के पहुंचने से पहले दो साइनरगिड्स में से एक साइनरगिड्स का क्या हुआ, वो डीजनरेटेड हो गई। साथ ही साथ उस डीजनरेटेड साइनरगिड्स ने क्या बनाए, फिलीफॉर्म एपरेटस बनाई, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब आसानी से एंट्री कर जाती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, पोर क्रिएट करता है, जिसके थ्रू अब इसका यानी पोलन ट्यूब का साइटोप्लाज्म और दो मेल गैमेट्स किसके अंदर आ जाते हैं, डीजनरेटेड साइनरगिड्स के अंदर आ जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इन दो मेल गैमेट्स में से, ठीक है, इसका और इसका फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, यानी ये किसकी तरफ बढ़ जाता है, एग सेल की तरफ बढ़ जाता है। फ्यूजन की बात बाद में करेंगे, किसकी तरफ बढ़ जाता है, एग सेल की तरफ बढ़ जाता है। देखो क्या लिखा है, out of the two male gametes one male gamete easily reach the egg cell and the second male gamete reaches the secondary nucleus। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक मेल गैमेट एग सेल की तरफ आसानी से पहुंच जाता है, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो एमीबॉइड, यानी ये जो दूसरा है, ठीक है, ये यहां से ये मूवमेंट करता हुआ किसकी तरफ पहुंच जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। तो क्या लिखा अपन ने, सेकेंड मेल गैमेट रीचेस द सेकेंडरी न्यूक्लियस थ्रू एमोबिक और एनी अदर मूवमेंट, या तो एमोबिक मूवमेंट करेगा या एनी अदर मूवमेंट से वो किसकी तरफ पहुंच जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। कौन, सेकेंड मेल गैमेट। तो यहां पर बात सुनना, दो प्रकार से काम होने वाले हैं। अब अपन डबल फर्टिलाइजेशन इसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो अपन को ये बात समझ में आ गई कि सर जो पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स लेके आई थी, ठीक है, वो साइनरगिड्स के थ्रू, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू आसानी से एम्ब्रियो सैक में एंट्री करते हैं। साथ ही साथ एक मेल गैमेट आसानी से एग सेल की तरफ मूवमेंट कर जाता है, और दूसरा मेल गैमेट्स एमीबॉइक मूवमेंट करता हुआ ये किसकी तरफ बढ़ जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाता है। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन, वो देख लेते हैं अपन। चलो अपन देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब यहां पर ये होता है कि
यहाँ पर अब जो 2 मेल गैमेट थे उसमें से एक मेल गैमेट तो जाएगा एग सेल के साथ फ्यूजन होने, ठीक है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ? 2 बार, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन का नाम क्या है वो अपन देख लेते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज होते हैं या आपस में जुड़ते हैं। तो देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले बताया है कि फ्यूजन ऑफ एग सेल N and 1 male gamete N in the embryo sac is known as गैमेट फ्यूजन, साइनगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर n प्लस n इज इक्वल टू 2n की एक कंडीशन बनी है। वापस सुन लो, n कौन है? n तो है एग सेल, दूसरा n कौन है? दूसरा मेल गैमेट है, यानी पहला मेल गैमेट कह सकते, दूसरा नहीं, ठीक है, मेल गैमेट से। और क्या बन गया? 2n, 2n से क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। तो देखो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड 2n जाइगोट, यानी ठीक है क्या बन गया? 2n जाइगोट बन जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप सुन लो, जाइगोट जो है वो जाइगोट आगे जाकर के सीड फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? सीड फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो एक तरीके से इसमें ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया? ट्रू फर्टिलाइजेशन या साइनगेमी। ओके, द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका मतलब सुनना, सेकेंडरी मेल गैमेट क्या था? N था, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही क्या था? 2n था, ठीक है। फॉर्म ट्रिप्लॉइड यानी 3n बन गया। अब वापस चेक करो कैसे बनाते हैं 3n। 2n प्लस n क्या हो गया? 3n, और 3n को अपन क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड। क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड। ये था डिप्लॉइड, वो क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ओके, क्या बनाता है? फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी एंडोस्पर्म का प्राइमरी न्यूक्लियस बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस है और एक क्या है? मेल गैमेट से, जिसको अपन कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ जिससे क्या बन गया? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन नाम किससे आया है? 3n से आया है। ओके, अब आप सुन लो, ये जो साइनगेमी है, ठीक है, यानी साइनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आपने क्या लिखा इसके बारे में देखो, साइनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आ रहा है, सबसे पहले किसने इसके बारे में पढ़ा? फर्स्ट स्टडीड बाय नवासिचिन, ठीक है। नवासिन ने इसको क्या किया? सबसे पहले स्टडी किया किस में? फेरिटिलेरिया और लिलियम प्लांट के अंदर। वापस सुन लो, टॉपिक क्या आया? टॉपिक आया डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस से होता है? पहला तो होता है साइनगेमी, जिसको अपन कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन किस के बीच में होता है? 1 मेल गैमेट और एग सेल के बीच में होता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है? एक 2n जाइगोट का निर्माण होता है या 2n जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा मेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो इससे क्या बन जाता है? 3n एक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। 3n स्ट्रक्चर का नाम क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और साइनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले किसने स्टडी किया? नवासिचिन ने किया। किस प्लांट के अंदर किया? फेरिटिलेरिया और लिलियम प्लांट के अंदर किया। तो ये तो हो गया आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। अब फर्टिलाइजेशन का जो क्या नाम है सिग्निफिकेंस है वो अपन देख लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।